गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 2। पहले हम पहला भाग देख चुके हैं। आज हम दूसरे भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, है ना। ये आपकी पुस्तक में 13.2 में दी हुई है, तो आप एक बार वहां इसे पढ़ जरूर लेना। बाकी हम सप्रतिबंध प्रायिकता को अच्छे से यहाँ समझेंगे। पिछले भाग में भी हमने इसे थोड़ा सा देखा था, आज हम इसे और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें दिया गया है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है। ये हम जो पिछले भाग में जिस पे चर्चा कर रहे थे कि हमने तो तीन तीन सिक्के जो हैं उन्हें उछाला, और उनका जो उत्तर मतलब जो उत्तर आ सकते थे उनको हमने सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श निकाला था। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब मान लीजिए हमें दिया गया है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है। तो ये क्या बोल रहा है? पिछले भाग में हमने क्या देखा था कि तीन सिक्के लेने हैं, उनके जो उत्तर आएंगे मतलब जो जो पॉसिबल आउटकम या फिर उत्तर आ सकते हैं उनका हमने सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श बनाया, है ना। कि हेड 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 आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है, या एच एच टी या टी एच एच जो भी, है ना। कि उसके 8 हो रहे थे, है ना, वो हमने देखे थे। तो उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि पहले सिक्के पर, कि हमें दिया गया है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है, अर्थात घटना एफ घटित हुई, है ना। घटना एफ क्या थी? घटना एफ का मतलब था कि पहले सिक्के पर पट आना चाहिए। और घटना ई क्या थी? कि हमारे पास दो चित्त या दो हेड होने चाहिए, यही थी। तो अब हमने माना है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि घटना एफ घटित हुई है। तब घटना ई की प्रायिकता क्या है ना। कि जब घटना एफ घटित हो चुकी है तो इससे घटना ई की प्रायिकता क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। एफ के घटित होने की सूचना पर यह निश्चित है कि ई की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उन प्रतिदर्श बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें पहले सिक्के पर पट नहीं है। ये हम देख चुके हैं ना कि जब एफ घटित हुआ है तो ये तो तय है कि हम जो प्रतिदर्श है उसमें उन केसेस को, उन घटनाओं को नहीं लेंगे जिनमें एफ घटित नहीं हो रहा है। जैसे एफ एफ की घटना क्या थी कि हमें ये पहला सिक्का पट होना चाहिए, है ना। पहले सिक्के पर पट होना चाहिए। तो अब ई की प्रायिकता हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? ई की प्रायिकता हम जिस प्रतिदर्श से ज्ञात करेंगे वह अब एफ का होगा, है ना। मतलब अब जो हमारा प्रतिदर्श है वह क्या है? एफ। एफ घटना है, इसमें जो केसेस थे वही हमारे ई के प्रतिदर्श, है ना। तो घटना ई के लिए इस सूचना से प्रतिदर्श समस्त एस से घटकर इसका उपसमुच्चय एफ बन गया, है ना। घटना एस से घटकर अब सबसेट एस या फिर उप समुच्चय एफ बन गया, है ना। घटना एफ या फिर उप समुच्चय एफ बन गया। अन्य शब्दों में इस अतिरिक्त सूचना में हम वास्तव में यह बताया है कि हालात को एक ऐसे नए यादृच्छिक परीक्षण के रूप में समझना चाहिए जिसका प्रतिदर्श समस्त केवल उन परिणामों का समुच्चय है जो कि घटना एफ की अनुकूल। मतलब अगर घटना एफ हुई है और हमें घटना ई की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो हम बस अब उस घटना ई के लिए वही प्रतिदर्श देंगे जो कि घटना एफ के अनुकूल है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अभी देखो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब एफ का वह प्रतिदर्श बिंदु जो ई के भी अनुकूल है, टी एच, है ना। अब एफ का वह प्रतिदर्श बिंदु जो ई के भी अनुकूल, मतलब जो ई के भी अनुकूल है और एफ के भी अनुकूल है, वह कौन सा था? टी एच। क्यों? ये घटना ई और घटना एफ दोनों में आ रहा है। अतः एफ को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए घटना ई की प्रायिकता 1/4 है ना। तो हमने एफ को क्या माना? इसका प्रतिदर्श माना। तो हमारा घटना ई है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/4। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ टी एच एच में क्या था? सिर्फ एक था, है ना, सिर्फ एक ही है। 1/, और एफ को हमने प्रतिदर्श माना था, और एफ घटना में क्या जो प्रतिदर्श था
उसमें 4 ही थे, है ना, जिसमें पहले पट आ रहा था, इसलिए नीचे क्या आया 4, तो क्या हो गया 1/4। क्यों? एफ में 4 बिंदु है और उनमें से एक बिंदु ई का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या एफ का घटित होने दिया गया होने पर ई की प्रायिकता क्या हुई? 1/4। हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़। घटना ई की इस प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जबकि ज्ञात है कि घटना एफ घटित हो चुकी है और इसे पी ई बाय एफ द्वारा दर्शाते हैं, है ना। जब हमें ज्ञात हो कि एक घटना हो चुकी है और दूसरी की प्रायिकता निकालते हैं, उसे हम सप्रतिबंध प्रायिकता या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। और इसे हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। यहाँ पर एफ क्या है? देखो, पी ई बटा एफ। पी का मतलब हम यहाँ प्रायिकता निकाल रहे हैं, ई बटा एफ का मतलब क्या? कि हम ई की प्रायिकता निकाल रहे हैं एफ के द्वारा, है ना। जो एफ है, देखो जो नीचे आता है, जैसे पी ई बटा एफ, तो ये एफ है वो नीचे है, और अब नीचे आता है, इसका मतलब है कि एफ घटना पहले ही घटित हो चुकी है और उसके अनुकूल हम ई घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, है ना। अगर ये पी एफ बटा ई होता तो इसका मतलब होता ई घटना हो चुकी है और उसके अनुकूल एफ घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पी ई बटा एफ क्या हुआ हमारा? 1/4, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, नोट कीजिए कि एफ के वो अवयव जो घटना ई के भी अनुकूल हैं, ई तथा एफ के साझे अवयव होते हैं, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ के प्रतिदर्श बिंदु। तो ये क्या बोल रहे हैं? ई एफ के वो अवयव जो घटना ई के भी अनुकूल हैं, मतलब जो घटना ई और एफ दोनों में हो रहे हैं, है ना, उन्हें हम क्या साझे अवयव होते हैं। वह क्या होते हैं? ई तथा एफ के साझे अवयव, जिस अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ इसके के प्रतिवर्ष बिंदु होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अतः हम घटना बी की समप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि ज्ञात है कि घटना एफ घटित हो चुकी है, वो निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई घटना दी हुई है कि ये घटित हो चुकी है और उसके अनुकूल हमें दूसरे घटना की प्रायिकता निकालनी है, तब हमारा यह सूत्र आता है ना, पी ई बटा एफ। इसका मतलब क्या होता है? सम प्रतिबंध प्रायिकता, है ना। प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, और सम प्रतिबंध कंडीशन। तो पी ई बटा एफ क्या है हमारी? सम प्रतिबंध प्रायिकता या फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी। इसका सूत्र क्या होता है? ई इंटरसेक्शन, मतलब जो तक, मतलब जो संख्या ई में भी है और एफ में भी है ना। ये ई घटना में जो जैसे हमने निकाला था, ई घटना क्या था? जिसमें दो हेड या दो चित्र हो, है ना। तो, तो हमारा उसमें एक क्या बना था? टी एच एच। ऐसे ही हमने एफ घटना निकाली थी। एफ घटना का मतलब जिसमें पहला पट या फिर पहला टेल है, तो उसमें हमारा क्या था? टी एच एच। तो ये जो टी एच एच है वो ई घटना में भी है और एफ घटना में भी, इसलिए क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बटा एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। तो ये क्या है? ये हमारा सूत्र है किसका? पी ई बटा एफ का। प्रायिकता किसकी? ई बटा एफ। इसे हम क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, सम प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम किस रूप से लिख सकते हैं? एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एफ, है ना। ये जो एफ के अनुकूल है उनकी संख्या, और जो ई इंटरसेक्शन एफ में जितने भी संख्या है ना, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एफ। ठीक है, समझ आ रहा? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एफ। अब अंश व हर को प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की कुल संख्या से विभाजित करने पर हम देखते हैं कि बी ई बटा एफ को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखो, अभी बी ई बटा एफ हमने क्या देखा? प्रायिकता ई बटा एफ की क्या देखी? एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एफ, है ना। एन क्या बता रहा है? यहाँ पे संख्या बता रहा है ना। यहाँ पे क्या किया इनने? यहाँ पर पी ई बटा एफ क्या था? एन इंटरसेक्शन एफ बटा एन। लेकिन यहाँ पर हमने अब अंश व हर को प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की कुल संख्या से विभाजित करने पर हम देखते हैं
कि बी एक्स बटा एफ को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब हमने इसे क्या किया, एन एस से भाग देते हैं इसको, एन इंटरसेक्शन एफ और एन एफ दोनों दोनों से ही क्यों दिया, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ से भाग देंगे और इसे यहाँ एस से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है हमारे समीकरण में, इसलिए हमारे इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसे एन एस से भाग दिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ। फिर देखो एन इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस, ये क्या हो गई, पी इंटरसेक्शन एफ, है ना। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब जब ऊपर दिए हुए एन इंटरसेक्शन है और नीचे उनका प्रतिदर्श दिया हुआ है ना, जब प्रतिदर्शित भाग देते हैं उसकी संख्या को एन इंटरसेक्शन एफ को, तो वह उसकी प्रायिकता बन जाती है। तो एन इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस क्या हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ऐसे यहाँ पे एन एफ बटा एन एस क्या हुआ, पी एफ, तो ये क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटा ये होगी एफ की प्रायिकता। ठीक है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर या समीकरण एक कह दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या किया, कुछ नहीं, एन इंटरसेक्शन एफ बटा एन एफ था, तो हमने दोनों को ही एन एस से भाग दिया। यहाँ एन एस क्या है, प्रतिदर्श की संख्या, तो ये क्या बन गई, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रायिकता एफ। ठीक है, एफ घटता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नोट कीजिए एक तभी मान्य है जब प्रायिकता एफ शून्य ना हो, अर्थात एफ शून्य ना हो, है ना। अगर ये एफ या फिर प्रायिकता एफ शून्य हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ये हम नहीं होने दे सकते, इसलिए ये तभी मान्य है जब एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रायिकता शून्य हो या एफ फाइव। ठीक है, अतः हम सम प्रतिबंध प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसे हम देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। परिभाषा एक, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो एफ की घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है। तो ये क्या कह रहा है, यदि ई तथा एफ एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं है ना, समझ से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो एफ की घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता निम्नलिखित रूप से प्राप्त होगी। मतलब अगर ये दोनों समष्टि से संबंधित है ना, ये दोनों घटना समष्टि से संबंधित है, तो अगर एफ घटना हो चुकी है, इसके घटित होने की सूचना से ई की प्रायिकता पे क्या अंतर पड़ेगा, ई की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, निम्नलिखित सूत्र से निकालेंगे, है ना। तो पी ई बटाए, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, वो कुछ इस प्रकार से आती है ना। ये सूत्र हमने अभी भी पढ़ा है। पी ई बटा एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, तो क्या पढ़ा, एन को डिवाइड किया था हमने, क्या आया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, सम प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो हमारी सम प्रतिबंध प्रायिकता क्या आएगी, पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। यहाँ पर भी क्या है, पी एफ शून्य नहीं है, क्योंकि अगर पी एफ शून्य होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और ये हम नहीं होने दे सकते। ठीक है, चलो इतना समझेंगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सम प्रतिबंध प्रायिकता या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ी। ये आपकी पुस्तक में 13.2 में है, एक बार इसे अच्छे से पढ़ जरूर लेना ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाकी अगली कक्षा में हम सम प्रतिबंध प्रायिकता के गुणित पे चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, क्या आपकी पुस्तक में 13.2.1 में है। तो आज हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर सब प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ ली। अब अगली कक्षा में हम इनके कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले भाग में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर सम प्रतिबंध प्रायिकता पे चर्चा करेंगे, उनके गुणों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग।